अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। जी हाँ व्यूअर्स, हमेशा की तरह आपके साथ रिएक्शन के लिए हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, इतना सारा प्यार जो है हमसे शेयर करते हो, बहुत बड़ी बात है। लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहा करें। तो अभी इसी तरह चलते हैं वीडियो की जानिब। तो चले आए व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। और वीडियो का टाइटल हिंदी में है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पुष्पा मूवी। अल्लू अर्जुन की पिक्चर है। तो चले आए, चलते हैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। पुष्पा मूवी में दिखाया जाने वाला लाल चंदन, उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा कि आपने ऐसा कुछ पहले भी कहीं देखा है। बिल्कुल आपने सही गेस किया। यह फिल्म पूरी तरह से एक ऐसे डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म पुष्पा आज सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लेकिन दोस्तों, जिस वीरप्पन के जीवन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है, क्या आप जानते हैं कि इस इंसान ने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया? तो इसे पकड़ना इतना आसान नहीं। इसे पकड़ने के लिए बाकायदा सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए। कहा जाता है कि इतना कुख्यात डाकू था कि इसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। आखिर क्या थी इसकी कहानी, आइए जानते हैं। माय गॉड। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल से एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च करना, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। लोग इसी बात से हैरान थे कि आखिर वीरप्पन का एनकाउंटर कैसे हो सकता है। इस खबर पर किसी को भी यकीन नहीं था, लेकिन सच्चाई यही थी कि वीरप्पन का वाकई में एनकाउंटर हो चुका था। चंबल से लेकर दक्षिण भारत तक भारत में बड़े बड़े डाकुओं का राज रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन को आखिर कौन नहीं जानता। लंबे समय तक इसने जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर हुआ करता था। जंगल का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसके बारे में ये नहीं जानता था। काफ़ी लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस को चकमा दिया। हालांकि वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन लंबी प्लानिंग के बाद वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक मौका भी नहीं गंवाया। मौका पाते ही लगातार उस पर 338 राउंड की फायरिंग की, तब कहीं जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। डाकू बनने की इसकी कहानी तो वैसे 1962 से ही शुरू हो चुकी थी, जब ये सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उस वक्त स्मगलिंग करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे उकसाया था, लेकिन जब ये स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। इसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते सिर्फ 17 साल की उम्र में इसने पहले हाथी को मारा, जिसके बाद से ये जंगलों में ही पला रहा। जंगलों में रहकर इसने करीब 2000 हाथियों को मारा। कहा जाता है कि हाथियों के सिर के ठीक बीचों बीच गोली मारा करता था। हाथियों को मारकर ये उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ियों की स्मगलिंग करता था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने के लिए जाती थी तो यह भागकर तमिलनाडु बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते थे। बिल्कुल इसी तरह यह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने यही काम किया, लेकिन इसी बीच अगर कोई इसके खिलाफ जाता या कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता तो ये उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया करता था। अब तक इसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
पैसों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण करता, फिर उनके परिवार वालों से फिरौती मांगता था। लेकिन इन सब के अलावा कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का बहुत शौक था, जो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने। इसीलिए उसने एक बार रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार को भी किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन वो इस प्लान में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन फिर 1997 में इसी जंगल में एक इंसान की आँख, कान और पट्टी बांध कर उसे घसीटती इन जंगलों में लाया। उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार, जो कन्नड़ फिल्मों के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जैसे ये खबर बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को लगी कि कन्नड़ फिल्म के मशहूर एक्टर राजकुमार का अपहरण वीरप्पन के द्वारा कर लिया गया, तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अब वीरप्पन का नाम जानने लगे थे। वीरप्पन की दहशत फैलती जा रही थी। राजकुमार को छोड़ने की एवज में उसने 50 करोड़ रुपए की डिमांड की। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के हाथ नहीं आया, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उस जंगल को उससे बेहतर और कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ पर नहीं रुका। सन 2002 में उसने कर्नाटक के लिए एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया। मांग पूरी न होने पर वीरप्पन ने उन्हें मार दिया। इस समय वीरप्पन की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे पकड़ने के लिए सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। आखिरकार सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2001 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाने के पीछे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का हाथ था। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमान संभाली, उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन विजय कुमार भी जान चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं। उसे पकड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत है। इसके लिए विजय कुमार ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमियों को घुसाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए। उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन की गैंग में शामिल हो चुके थे। सबसे हैरत की बात यह है कि पत्तों के चरमराने से जानवरों की आवाज़ को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसके गैंग में विजय के आदमी घुस चुके थे। वक्त बदलता जा रहा था। वीरप्पन के गैंग में लोग धीरे धीरे कम होने लगे थे। लेकिन इसी बीच विजय कुमार को यह पता चला कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो और कैमरे की मदद लेता था। वो अपना वीडियो शूट करवाता था, जिसके बाद जिस तक जो मैसेज पहुंचाना होता था वो इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाता था। इसी बीच विजय कुमार के हाथ में वीरप्पन का एक वीडियो लगा। जब उन्होंने इस वीडियो को गौर से देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि वीरप्पन की एक आंख में दिक्कत है और हो सकता है कि वो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जल्द ही कुछ न कुछ करेगा। बात बिल्कुल सही निकली। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका इलाज कराने के लिए वीरप्पन तरकीब लगा रहा था। विजय कुमार के जो लोग वीरप्पन की गैंग में शामिल हो गए थे, उन्होंने वीरप्पन को उकसाया कि अगर वो समय रहते अपना इलाज नहीं कराएगा तो उसकी आंख खराब हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन एसटीएफ का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के लोगों ने वीरप्पन से कहा कि सड़क किनारे एक एम्बुलेंस आएगी जो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन असलियत में कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि पुलिस की गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर और वार्डन विजय कुमार के आदमी थे। जब वीरप्पन जंगल से बाहर निकला तो पपीरा पट्टी गांव में उसे वही एम्बुलेंस मिली। वीरप्पन और उसके कुछ साथी उस एम्बुलेंस में बैठ गए। एम्बुलेंस चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। इसी बीच ड्राइवर और वार्डन दोनों गाड़ी से निकलकर भाग गए। जहाँ पर गाड़ी रुकी हुई थी वहाँ पर ढेर सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। गाड़ी जैसे ही रुकी पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इन 338 राउंड की फायरिंग में वीरप्पन को सिर्फ 2 ही गोलियां लगी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान था कि वीरप्पन का एनकाउंटर नहीं हो सकता। कई लोगों ने कहा कि पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन इंक्वायरी में पता चला कि पुलिस वालों ने वीरप्पन को चेतावनी दी थी। लेकिन इसी बीच उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसका जवाब देते हुए पुलिस वालों को फायरिंग करनी पड़ी। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद विजय कुमार ने वीरप्पन के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। इस किताब में उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से वीरप्पन को पकड़ा। दोस्तों, ये था दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन, और आज उसी की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो आज के समय एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो रही है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प और रोचक स्टोरी के साथ। जी व्यूवर्स, बहुत मज़े की स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये। बहुत देखकर वाकई एक तो खौफ आ रहा था, डर लग रहा था। डाकू
और इतनी सारी स्टोरी थी उसकी, इतनी मज़े की जो इसमें उसकी चीज़ें थी सारी, उसकी उस डाकू के रिलेटिव सारी जो स्टोरीज़ थी कि गवर्नमेंट ने उसके लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे उसको पकड़ने के लिए, और वो किसी के पकड़ में ही नहीं आ रहा था। हाथी के दांतों की स्मगलिंग करता था वो, और जो वहाँ पे चंदन के पेड़ होते थे लाल कलर के, उन लकड़ियों की स्मगलिंग करता था वो। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इन सारी चीज़ों को लेकर और जो फिल्म बनाई है पुष्पा, फिल्म बहुत ज़बरदस्त बनाई है, बहुत ही ऑसम बनाई है, बहुत एक्शन मूवी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और उसमें जो अल्लू अर्जुन का जो गेटअप है वो तो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें जो डाकू का गेटअप था मूंछों वाला इस तरह का, तो वो मूंछें वगैरह आई थिंक वो नहीं उस तरह का गेटअप नहीं दे सके, लेकिन जो अल्लू अर्जुन को जो गेटअप दिया था सेम थिंग बिल्कुल मिलता जुलता उससे था वो गेटअप। बहुत फिल्म जो है बहुत ज़्यादा जो है मेरे ख़्याल से अर्न कर रही है। हॉलीवुड की फ़िल्मों को भी इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है और ज़बरदस्त बीट कर रही है अभी इस वक्त। फिल्म जो है बहुत ज़बरदस्त अर्निंग कर रही है, बहुत कमा रही है, क्योंकि इस फिल्म में मेरे ख़्याल से देखा जाए तो इनकम इन्वेस्ट भी बहुत अच्छा, यानी कि इन्वेस्ट भी बहुत किया है फिल्म में, और सेम बिल्कुल डाकू की स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल सेम एज इट इज़ फिल्म बनाई है उन्होंने। हर चीज़ और गेटअप वगैरह भी जो है बहुत हद तक बहुत हद तक है मिलता जुलता। और जो सिचुएशन डाकू ने पूरे जंगल में कर रखी थी तो सेम एज इट इज़ बिल्कुल फिल्म में भी बिल्कुल उसी तरह का दिखाया है और ज़बरदस्त तरीके से फ़िल्म को जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया है। फ़िल्म को जो थीम के साथ जिस थीम के साथ लेकर गए हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म है, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत कमा रही है वो फिल्म, बहुत हिट हुई है क्योंकि हॉलीवुड की जो फिल्में हैं उन फिल्मों को भी जो है ना ये पुष्पा फिल्म जो है पीछे छोड़ गई है। तो और जो इसमें हीरोइन है उसका भी कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, और जो इस फिल्म में जो गाने हैं और गाने पे डांस वगैरह बहुत, यानी कि आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। वैसे भी साउथ इंडियन फिल्म जो है बहुत किया जा रहा है उनकी फ़िल्मों को, क्योंकि मेरे ख़्याल से इंडिया वाले जो है ना फिल्म में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिलो जान से उसको बनाते हैं, और क्योंकि जितना पैसा लगाते हैं उससे कई ज़्यादा वो लोग मेहनत करते हैं। और मैंने देखा है कि उनके फिल्म में हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होती है, कोई भी चीज़ जो है चलता हुआ काम वो लोग नहीं करते, प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है जब आप एक काम को प्रॉपर तरीके से करोगे तो वो जाहिर सी बात है आपको जो है अर्न देती है, उसका फिर नतीजा भी बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह पुष्पा जो फ़िल्म है बहुत ज़बरदस्त है, मैंने भी देखी है, इतनी ज़बरदस्त फ़िल्म है, बहुत ही एक्शन भी है उसमें और सॉन्ग्स वगैरह भी उसके बहुत ज़बरदस्त हैं। तो जिस तरह से वो डाकू की लाइफ को लेके और वो जो डाकू की सारी चीज़ें लेकर इन्होंने जो फिल्म पिक्चराइज़ की है, आउटस्टैंडिंग फिल्म पिक्चराइज़ की है, बहुत ही ज़बरदस्त। और जाहिर सी बात है जब इतनी अच्छी वो इतना पैसा लगा के इतनी मेहनत करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कमा के भी देगी, और वो कमा कर भी दे रही है, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। तो मेरे ख़्याल से कि फ़िल्म आउटस्टैंडिंग है, आप लोग भी देखिएगा ज़रूर और कमेंट में बताइएगा कि फ़िल्म में आप लोगों को क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी है और कौन सा कैरेक्टर है और कौन सा सीन है जो आप लोगों को बहुत पसंद आया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, और हमें लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, और क्या कहते हैं सजेस्ट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा हो, तो बिल्कुल हम उसको नेक्स्ट रिएक्शन वही करेंगे। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।